हेलो फ्रेंड्स, मोनोट्रिल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स। सो बेसिकली क्या है, जो फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स है ये हमारा फर्स्ट यूनिट है। ठीक है। सो इसके अंदर हम जेनेटिक्स की हिस्ट्री, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो है जेनेटिक्स का आविष्कार हुआ और कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें इंक्लूड थे। और इसमें हम मेंडल्स लॉज भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो मेंडल्स के जितने भी लॉ हैं इसमें डिस्कस करेंगे हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, व्हाट इज जेनेटिक्स, हमें पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स है क्या। सो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आर कॉल्ड जेनेटिक्स। सो जो साइंस के ब्रांच है बेसिकली क्या है, इसके अंदर जब हम डील्स करते हैं इनहेरिटेंस और वेरिएशंस की बात करें हमारे जीन्स के अंदर। ठीक है। हमारा जो जीन है, हमें अपने माता पिता से हमें कई सारे कैरेक्टर्स मिले हैं। ठीक है। जो इसमें कुछ इनहेरिटेंस भी हैं और कुछ वेरिएशंस भी हैं, तो जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। हेरिडिटी। सो हमारा हेरिडिटी क्या है, इन द प्रोसेस बाय विच द कैरेक्टर्स, ट्रेट्स एंड आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन आर कॉल्ड हेरिडिटी। हेरिडिटी जो वर्ड है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है, जो भी करेक्टर आपके पेरेंट्स से आप में ट्रांसफर हुए हैं, यानी फर्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारे पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में यानी हमारे अंदर आया है, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है। कोई भी करेक्टर हो सकता है, या फिर आपका कोई भी, जैसे कि कोई बेबी बर्थ करता है तो कहते हैं मदर के ऊपर गया है, फादर के ऊपर गया है, या फिर उसकी हरकतें मदर की तरह, उसकी जो उसकी टेक्निक है वो उसके फादर की तरह है। तो कुछ ऐसे करेक्टर्स जो हैं वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स। सो हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स के अंदर हमारे एक साइंटिस्ट हैं, ग्रेगोर जॉन मैंडल वॉज द पियोनियर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स एंड दे वॉज बॉर्न ऑन 22 जुलाई 1822 इन ऑस्ट्रेलिया। सो हमारे जो मेंडल्स हैं, बेसिकली जो हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कौन है, मेंडल। सो मेंडल जो साइंटिस्ट हैं वो उनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है। So his ideas has been published in 1866 but largely banned in 1900 which was provided after his death. So क्या है कि जो हमारे मेंडल की कुछ आइडियाज़ थी, ठीक है, और उनके कुछ थॉट्स थे जो उन्होंने पब्लिश किए थे, बट क्या हुआ कि 1900 में एक लार्जर बैंड के नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने उनके डेथ के बाद भी उसको प्रूव किया। So his early life was spent in research in teaching high schools mathematics, physics and Greek in genetics. So इन्होंने क्या किया कि जो अपने उनका जो ईयरली लाइफ स्पेंड था, उन्होंने ज़्यादातर रिसर्च में अपना टाइम दिया, एंड उनकी जो हाई स्कूल की टीचिंग थी वो भी उनकी जारी थी, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे वो, एंड फिजिक्स एंड ग्रीक इन जेनेटिक्स वो भी स्टडी की थी उन्होंने। इन 1890 द फोकस ऑफ जेनेटिक्स रिसर्च एंड शिफ्टेड understand what really happen in the transmission of heredity traits from the parents to children। तो 1819 में जो फोकस थे, जो जेनेटिक रिसर्चर थे, उन्होंने क्या किया, जो ट्रांसमिशन के टाइम पे जो हेरिडिटी ट्रेट्स होते हैं वो पेरेंट्स टू चिल्ड्रंस किस वजह से जाते हैं, उनकी रियलिटी क्या है, उसका पता लगाया था। ठीक है। सो अ नंबर ऑफ हाइपोथेसिस were suggested to explain heredity, but Gregor Jones Mendel, a little known Central European monk, was the only where how both it more or less right। तो क्या है कि यहाँ पर जो है हाइपोथेसिस जो है उन सजेस्टेड एक्सप्लेन किया था हेरिडिटी को। सो जो मेंडल हैं वो बहुत ही कम जानते थे। ठीक है। किसके बारे में, हेरिडिटी के बारे में उनको बहुत लाइटली पता था, इसके बारे में बहुत रफ पता था। ठीक है। सो विल्ड मेंडल्स रिसर्च विद प्लांट द बेसिक अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी than that discovered to applied the people and other animal because the mechanisms of the heredity of essential for all the complex is like form। so मेंडल जो हैं वो एक रिसर्च कर रहे थे प्लांट के ऊपर। ठीक है। तो उनका जो बेसिकली अंडरलाइन प्रिंसिपल था वो हेरिडिटी के ऊपर था, जो उनको डिस्कवर करना था। ठीक है। सो जो अदर एनिमल्स हैं उनका जो मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटरी है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। सो दिस साइंस ऑफ जेनेटिक्स इज़ वेरी यंग साइंस। तो साइंस ऑफ जेनेटिक्स क्या है, बहुत ही यंग साइंस है, ये ज़्यादा पुराना नहीं है।
ठीक है। द कंपैरिजन ऑफ द बायोलॉजिकल साइंस एंड इट्स ऑरिजिन कैन बी ट्रेड्स इन द वर्क ऑफ मैंडल इन 1900 सेंचुरीज। सो क्या है फ्रेंड्स कि जो जेनेटिक्स है हमारा, ये काफ़ी यंग साइंस है कंपेयर टू बायोलॉजिकल साइंस, ओके। बट बिफोर मेंडल वर्कमैन थ्रू आउट द एजेस हैड सम नॉलेज अबाउट जेनेटिक्स एंड दे हैव ट्राई टू एक्सप्लेन द वॉज ऑफ हेरिडिटी। सो फ्रेंड्स जो मेंडल है वो उन्होंने क्या किया कि जो हेरिडिटी के ऊपर है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन उनको नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स की हो गई थी। सो द आइडिया ऑफ द थ्योरीज हैव बीन फॉरवर्डेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एक्सप्लेन द फिनोमिना हेरिडिटी डैट्स। सो क्या है कि काफ़ी सारे थ्योरीज बनी, आइडियाज़ बने, ठीक है, और टाइम टू टाइम क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन जो इसका फिनोमिना है हेरिडिटी का वो भी बढ़ गया। सो फर्स्ट क्या है इसका हेरिडिटी का फिनोमिना, वेपर एंड फ्लूइड थ्योरीज। सो इसमें इसके अंदर फर्स्ट है हमारा वेपर एंड फ्लूइड थ्योरी एंड प्री फॉर्मेशन थ्योरीज एंड पार्टिकुलर थ्योरीज, पार्टिकुलेशन थ्योरीज। तो ये तीन थ्योरीज हैं, यहाँ पे हम तीनों थ्योरीज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा वेपर एंड फ्लूइड थ्योरीज। सो इन द ईयरली ग्रेट फिलोसफी सच एज Pythagoras 500 BC and Arioste and proposed the vapor of fluid theories individually। तो क्या है ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं इन्होंने वेपर एंड फ्लूइड थ्योरीज के ऊपर इंडिविजुअली इनकी थ्योरीज बनी हैं। सो प्री फॉर्मेशन थ्योरीज, प्री फॉर्मेशन थ्योरीज में कौन कौन इंक्लूड थे, लियोनार्डो ड्यू वेनिकी एंड ये 1452 से 1519 में बने थे। सो काफ़ी सारे हैं जिन्होंने प्रपोज किया और उनकी थ्योरी फॉर्मेशन बनाई, ठीक है, परफॉर्मेशन थ्योरी बनाई। एक हमारी जो थर्ड थ्योरी है पार्टिकुलेशन थ्योरी जो है, पार्टिकुलेशन थ्योरी के अंदर भी कई सारे साइंटिस्ट इंक्लूड हैं, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट इंक्लूड हैं 1689 से 1759 तक, ठीक है। लेमार्क हैं, चार्ल्स डार्विन एंड गैंटन भी है इसके अंदर। तो ये क्या है, ये इन्होंने बेसिकली प्रपोज किया था इंडिविजुअल पार्टिकुलेशन, प्री पार्टिकुलेशन, इंडिविजुअल पार्टिकुलेशन थ्योरीज, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की क्या क्या स्कोप है, ठीक है। सो द स्टडी ऑफ द मोड ऑफ जीन ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इट्स कॉल्ड ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। सो फ्रेंड्स ट्रांसमिशन वर्ड का मतलब क्या समझते हो? ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर होना, ठीक है। अब ट्रांसमिशन का यहाँ जेनेटिक्स में क्या रोल है? ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जेनेटिक्स का ट्रांसफर होना, ठीक है। जेनेटिक्स में कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं। सो द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जब हम जीन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसका फंक्शन पढ़ते हैं, तो हम इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। So the study of behavior of gene in population are called population genetics। जब हम behavior की बात करते हैं और जीन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम इसको population genetics कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। So an understand of low gene is essential for the various biological field that is a physiology, pathology, morphology। सो हम जीन को लो जीन एसेंशियली स्टडी करते हैं, ठीक है, जिसमें वेरियस बायोलॉजिकल फील्ड आते हैं जिसको हम फिजियोलॉजी भी कहते हैं, पैथोलॉजी भी कहते हैं, मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। सो इफ प्रोवाइड अ यूनिफाइड थ्रेड फॉर द डाइवर्स फील्ड इज ऑफ बायोलॉजी। सो ये क्या करता है, एक यूनिफाइड थ्रेड प्रोवाइड करता है बायोलॉजी की फील्ड में। सो बायोलॉजी के फील्ड में फ्रेंड्स काफ़ी सारे ऐसी हैं जैसे कि जेनेटिक्स के आप कई सारे चीज़ें पढ़ सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये आपको बायोलॉजी में मिलेंगी, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मिलेगा। जीन्स के लिए आप अलग से स्टडी कर सकते हैं, बायोलॉजी फील्ड के अंदर आप अलग से स्टडी कर सकते हैं। तो जीन्स जो है ये कई सारे अलग अलग पार्ट्स में भी डिवाइडेड है। इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं? सो दी कल्चरल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज इन्फ्लुएंस नॉलेज ऑफ हेरिडिटी फिनोमिना ऑफ ईयरली मैन। सो क्या है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्यों है जेनेटिक्स के बारे में जानना या फिर उसको समझना, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर जेनेटिक्स के थ्रू क्या होता है कि अगर आपको कोई हेरिडिटी, जैसे हेरिडिटी
जो पेरेंट्स हैं उनसे उनके बच्चे में जा रहा है, जो भी जीन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो क्या होता है उनमें म्यूटेशन भी होती है। आपने पढ़ा होगा जीन में म्यूटेशन भी होती है, जिससे क्या है कि जो कैरेक्टर्स हैं जब वो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर म्यूटेशन होने के चांसेस होते हैं। तो उसका पता करने के लिए कि कहाँ पर म्यूटेशन हुई है हमें जेनेटिक टेस्ट करना होता है, ठीक है। सो जेनेटिक टेस्ट करने के लिए हमें जेनेटिक्स के बारे में पता होना चाहिए। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जेनेटिक्स यहाँ पर क्या रोल है। सो इसके बारे में जो हमारे कल्चरल इवोल्यूशन है ह्यूमन बींग का, उसमें क्या है, इन्फ्लुएंस नॉलेज ऑफ हेरिडिटी फिनोमिना ईयरली में। तो इसके अंदर क्या है, जो हेरिडिटी का जो भी नॉलेज है और उसका जो फिनोमिना है वो पहले से ही हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। दे आर मिस्टिफाइड एंड इनहेरिटेंस ऑफ डिसरेबल एंड द अंडरस्टेबल ट्रेट्स इन ह्यूमन बींग्स। सो क्या है, ये बेसिकली मिस्टिफाइड है, जो इनहेरिटेंस डिसरेबल है और अंडरस्टेबल है, ये क्या है ह्यूमन बींग्स के हमें पता होने चाहिए। दे हैड प्रोड्यूस द न्यू चैलेंज एज वेल एज सोल्यूशन सम ह्यूमन बींग प्रॉब्लम फॉर एग्जाम्पल्स। सो क्या है, यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि जैसे कुछ न्यू चेंजेस हैं, कोई चैलेंजेस हैं और एज वेल एज सम ह्यूमन बींग प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि हम इसमें पता लगा सकते हैं जेनेटिक्स के जरिए। In the early century, a new wheat strain called Marquess was developed in Canada. सो फ्रेंड्स, जेनेटिक्स के भी फायदे हैं कि आप नए नए स्ट्रेन्स का पता लगा सकते हो, ठीक है। सो क्या है कि ये काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आप प्लांट्स में, ह्यूमन में, एनिमल्स में जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स का काफ़ी बेहतरीन रोल है इसके अंदर। जैसे कि आप प्लांट्स के अंदर कोई जेनेटिक्स जानना चाहते हैं तो मेंडल्स ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे जो हम अब आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्या है कि इसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि जेनेटिक्स का रोल क्या है प्लांट्स के अंदर भी। सो इन रिसेंट ईयर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैव द क्रिएशन ऑफ स्पेशल जेनेटिकली engineered strain of bacteria and fungus that carry the specific gene from unrelated organism such as human। तो क्या है कि यहाँ पर रिसेंटली ही जो बायोलॉजिस्ट बायोटेक्नोलॉजी हैं उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर एक जेनेटिकली इंजीनियर स्ट्रेन जैसे बैक्टीरिया फंगस हैं जो कैरी कर रहे हैं, उनका एक स्पेसिफिक जीन रोल बताया है ऑर्गेनिज्म किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर। तो क्या है यहाँ पर जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये बहुत ही स्पेसिफिक है। यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि जीन्स क्या है, जीन्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जीन जब ट्रांसफ़र होता है तो वो क्या रोल करता है उसके अंदर, जीन किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है वो उसमें हम पता करते हैं। सो द साइंस ऑफ जेनेटिक्स एज proved in removing many fault concept of human about a inheritance। सो क्या है जो साइंस ऑफ जेनेटिक्स है, ठीक है, ये काफ़ी इनहेरिटेंस को रिमूव करता है। जो भी इनहेरिटेंस है या फिर जो हेरिडिटी पेरेंट्स टू बेबी गया है, ठीक है, उनमें कोई म्यूटेशन तो नहीं है, उसका पता लगाने के लिए भी हमारा जेनेटिक्स जो है, साइंस ऑफ जेनेटिक्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर 7 कैरेक्टर्स ऑफ मैंडल्स के यहाँ पे एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाते हैं। तो उनके 7 कैरेक्टर्स थे, तो उन 7 कैरेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट था हमारा और कलर जो उन्होंने लिया था पर्पल और वाइट लिया था, यानी पर्पल जो है उसको हम WW से डिनोट करेंगे और जो वाइट है उसको स्मॉल WW से। तो यहाँ पर जो पर्पल है वो बेसिकली जो लार्ज है WW, टॉल है, उसको हम डोमिनेंट कहेंगे। रिसेसिव कौन होगा, जो स्मॉल WW है, ठीक है, यानी ड्वार्फ। यहाँ पर जो हमने स्टीम लेंथ ली है, टॉल TT ली है, ड्वार्फ TT ली है। सो यहाँ पर टॉल TT क्या है, डोमिनेंट है, एंड ड्वार्फ TT क्या है, रिसेसिव है। शीट शेप, राउंड होता है, रिंकल्ड होता है, तो राउंड वाले हमने लिए हैं डोमिनेंट एंड रिंकल वाले लिए हैं हमने रिसेसिव। सीड कलर येलो एंड ग्रीन, येलो वाले लिए हैं हमने डोमिनेंट एंड ग्रीन वाले लिए हैं हमने रिसेसिव। फिफ्थ हमारा पोर्ट शेप। सो पोर्ट शेप क्या है, इन्फ्लुएंस्ड है और कंस्ट्रक्टेड है, सो डोमिनेंट और रिसेसिव। येलो एंड ग्रीन पोर्ट कलर होगा एंड डोमिनेंट एंड रिसेसिव। फ्लावर पोजीशन होगी एक्सियल
एंड टर्मिनल। जो एक्सिल होगा हमारा कैपिटल ए, जो टॉल होगा डोमिनेंट होगा, और जो स्मॉल होगा ड्वार्फ होगा वो होगा रिसेसिव। तो जो भी है मेंडल की 7 कैरेक्टर्स हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, ठीक है। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। सो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं मेंडल एक्सपेरिमेंट पढ़ने। तो मेंडल के जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं, 3 है बेसिकली एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ग्रीगर जॉन मेंडल 1822 to 1844, सो नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। हम मेंडल्स को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। सो मेंडल परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट विद गार्डन पी प्लांट, जिसको हम पिजम स्टिवम भी कहते हैं, ठीक है। सो मेंडल ने क्या किया, उसके गार्डन में कुछ पी के जो मटर के पौधे हैं वो लगे हुए थे, तो उस पर उसने एक्सपेरिमेंट किया। सो दे कंडक्ट दिस 7 कैरेक्टर ऑफ द पी प्लांट। सो फ्लावर कलर, स्टीम स्ट्रेंथ, सीड कलर एंड सीड शेप, पोड कलर, पोड शेप, फ्लावर पोजीशन। तो ये टोटल 7 कैरेक्टर्स थे जो उसने बेसिकली इस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया। मेंडल सिलेक्टेड द गार्डन पी एज हिज एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब मेंडल ने क्या है कि उसको पी के मटर के पौधों को क्यों चुना, ठीक है। और भी तो कई सारे पौधे हैं, पेड़ हैं, कई सारी चीजें हैं, तो उनको क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया। तो रीजन क्या था, इट इज एन एनुअल प्लांट, शॉर्ट लाइफ साइकिल। अब जो पी मटर का पौधा जो होता है उसकी लाइफ काफी शॉर्ट होती है, ठीक है। इट्स परफेक्ट बायसेक्सुअल फ्लावर कंटेनिंग बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट। अब क्या है कि ये बहुत ही जो सेक्सुअल कंटेनिंग फ्लावर है, जो कि प्लांट है, जो कि मेल और फीमेल पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। दे आर प्रीडोमिनेंटली सेल्फ क्वालिटेटिव सो दैट इट्स इजी टू गेट योर लाइन टू सेवरल जनरेशन। तो अब क्या है कि बहुत ही फ्री डोमिनेंटली होती है, ठीक है। सो इसके अंदर क्या है कि जो ये लाइन है बेसिकली सेवरल जनरेशन के लिए बहुत ही परफेक्ट है। इट्स इजी टू cross pollinate because pollens from one plant can be introduced to the stigma of other plant by removing the anthers, ठीक है। सो ये बहुत ही इजीली तरीके से क्रॉस कर देता है जो इसका पॉलिनेंट है, ठीक है। कफ ईयरली टू बी रेज मेंटेन एंड हैंडल। तो ये काफ़ी बहुत ही जल्दी हो जाता है इसका पौधा। आपने देखा हो पी जो मटर का पौधा होता है काफ़ी जल्दी हो जाता है, ठीक है, और बहुत कम टाइम लेता है। सो अ नंबर ऑफ इजिली डिटेक्टेड एबल कॉन्ट्रास्टिंग टेबल एंड अवेलेबल। सो बहुत ही इजिली डिटेक्टेड भी कर लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स मेंडल ने जो पी मटर का पौधा लिया है बेसिकली इसकी जो लाइफ स्पैन है मटर की वो काफ़ी कम है, क्योंकि साइंटिस्ट जो हैं वो 1-2 साल वेट नहीं कर सकते एक एक्सपेरिमेंट के लिए कि उनको एक पेड़ पे एक्सपेरिमेंट करना है तो उनको 7-8 साल 9 साल ऐसे वेट करना पड़े। उनको बहुत कम टाइम में ही रिजल्ट्स देखने होते हैं, तो इसलिए उन्होंने मटर का पौधा ज़्यादा स्पेसिफिक लगा। मेंडल्स ऑब्जर्वेशन। अब क्या किया मेंडल ने ऑब्जर्वेशन की, उसने पी मटर तो उगा लिया, फिर उसके बाद उसको उस पर क्या किया एक्सपेरिमेंट करना उसने स्टार्ट कर दिया। सो F1 जो प्रोजेनी ऑलवेज रिसेंबल वन ऑफ द पेरेंट एंड ट्रेड्स ऑफ अदर पेरेंट्स वॉज नॉट ट्रेड। सो क्या है जो F1 प्रोजेनी के जितने भी रिसेंबल्स हैं और जो पेरेंट्स हैं वो क्या है ट्रेड्स हैं, और अदर पेरेंट्स क्या है नॉट ट्रेड्स हैं। सो यहाँ पर क्या है F2 जो स्टेज आती है एक्सप्रेस्ड बोथ पेरेंटल ट्रेड्स इन रेशियो 3:1। जो F2 जनरेशन की स्टेज आती है वो रेशियो 3:1। अब ये रेशियो जो है फ्रेंड्स मैं आपको आगे समझाऊंगी कि रेशियो किस तरीके से दिया हुआ है। सो दी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स डिड नॉट शो एनी ब्लैंडिंग एट बोथ F1 F2 स्टेज। अब ब्लैंडिंग स्टेज क्या होती है, ब्लैंडिंग स्टेज होती है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, यानी मीडियम पौधा। जो हमने F1 जनरेशन और F2 जनरेशन देखी उसके अंदर कोई भी मीडियम शेप पौधा नहीं था। सो ही गेट द आइडेंटिकल रेजुअल इन बोथ मोनो हाइब्रिड and dihybrid cross. So he found that the phenotype of F2 generation in dihybrid cross appear the ratio 9:3:1। तो ये क्या है फ्रेंड, जो ये रेशियो दी हुई है ये बेसिकली फिनोटाइप की दी हुई है F2 जनरेशन की। Mendel's law. So based on his hybridization experiment he
proof the law of inheritance, they are of three laws: law of dominance, law of segregation, law of independent assortment. So law of dominance जो friends क्या है? This law states that when two alternative forms of traits of characters present in a organism, only one factor expresses itself in a one progeny F1 are called dominant. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बेसिकली डोमिनेंट्स है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, इसके अंदर टू अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो क्या है ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो फैक्टर है, ओनली वन फैक्टर क्या करेगा, प्रेजेंट वो एक्सप्रेस करेगा प्रोजनी F1, इसको हम डोमिनेंट बोलते हैं। सो विल दी अदर दैट रिमेन मार्क्ड इज कॉल्ड रिसेसिव। एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। तो हम यहाँ पे क्रॉस लिंक कर रहे हैं डोमिनेंट एंड रिसेसिव के बीच में। सो डोमिनेंट जो हमारा कैपिटल टी है यानी टॉल टी, एंड रिसेसिव क्या है, ड्राफ्ट टी। तो इन दोनों में जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो F1 प्रोजनी बनेगी। F1 प्रोजनी कैसी होगी, कैपिटल टी यानी टॉल टी एंड ड्राफ्ट टी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने मैच करवाया, क्रॉस मैच करवाया कैपिटल टॉल टी और ड्राफ्ट टी में। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें कैपिटल टी टॉल टी दो मिलते हैं, एंड टॉल टी और ड्राफ्ट टी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर टॉल टी 3 है। तो इसका मतलब ये है कि जो जनरेशन आई है इसमें 3 टॉल करेक्टर्स हैं। तो इसमें हम जीनोटाइप और फिनोटाइप देखते हैं। अब फ्रेंड्स ये दो वर्ड्स नए हैं, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। फिनोटाइप मीन्स कि जो बाहर का करेक्टर है वो कैसा है, जीनोटाइप इज जो अंदर का करेक्टर है वो कैसा है। फिनोटाइप का मतलब यहाँ ये हुआ कितने टॉल हैं, बाहर का करेक्टर आप देखोगे कि किसमें ज़्यादा करेक्टर्स आपको शो हो रहे हैं। तो जो टॉल है ड्राफ्ट के कंपेयर में आपको उसमें ज़्यादा करेक्टर्स नजर आएंगे। तो 3:1, यानी फिनोटाइप की बात करो तो आप सिर्फ 3 में ही टॉलनेस करेक्टर देख सकते हो, बाकी एक तो शॉर्ट है, ठीक है। जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप की बात करेंगे तो जीन्स किसमें सबसे ज़्यादा दिखेगा आपको, एक तो जीन का जो करेक्टर है वो आपको टॉल टी में दिखेगा, एक वेरी स्मॉल टी में ड्वार्फ टी में दिखेगा, और बाकी 2 में इक्वल करेक्टर्स जीनोटाइप दिखेंगे। तो इसमें क्या है 1:2 रेशियो:1, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, दिस फ्लो स्टेट दैट द फैक्टर्स ऑफ ऑल्डेस्ट ऑफ द पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अब गैमेट फॉर्मेशन से पहले जो पेयर सेग्रीगेट हुए हैं दैट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। सो यहाँ पर देख सकते हो आप कैपिटल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इन दोनों को जब हम दोनों में से कैरेक्टर्स लिए, कौन से लिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इन दोनों में जब कॉम्बिनेशन करवाई तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इनमें क्या करेंगे, क्रॉस लिंक करेंगे तो हमें टोटल 8 कैरेक्टर्स मिलेंगे। सो फ्रेंड्स ये जो बोर्ड आप देख रहे हो इसको हम चेकर बोर्ड भी कहते हैं और पनेट बोर्ड भी कहते हैं, पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर क्यों कहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बनाया था, ठीक है। और इसको हम चेकर बोर्ड भी कहते हैं, चेकर बोर्ड। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मेल और फीमेल साइन है। सो ये हमें 8 मिले थे जो हमने क्रॉस लिंक करवाया था। सो कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो हम किस तरीके से करते हैं, इसको इससे करेंगे आप कंबाइन पहले, फिर इसको इससे करेंगे, मतलब इसी को इससे करेंगे, फिर इसी को इससे करेंगे, इससे करेंगे, ऐसे आप क्रॉस करते करते ये चार्ट बना लेंगे। तो आप चार्ट के थ्रू ये पता कर सकते हो। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सो दिस फ्लो स्टेट दैट द 2 फैक्टर्स ऑफ ईच कैरेक्टर आर assorted or separated but independent of factor of other character at the time of gamete formation। तो ये जो फ्लो चार्ट है बेसिकली क्या है कि जो इसका स्टेट है वो बेसिकली इसमें 2 फैक्टर ऑफ करेक्टर्स हैं। ईच करेक्टर्स क्या है, असॉर्टेड है, सेपरेटेड but independent of factor other characters time of gamete formation। So the characters get arranged randomly in the offspring प्रोड्यूसिंग बोथ ऑफ द पेरेंटल एंड न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर। तो क्या है, जो करेक्टर्स हैं बेसिकली रैंडमली रीअरेंज्ड होते हैं, ठीक है, और क्या प्रोड्यूस करते हैं,
न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। तो आप देख सकते हो सेम एज इट इज वैसी ही कॉम्बिनेशन बनी है, और जो न्यू जनरेशन हो रही है वो कुछ इस तरीके से बन रही है। तो इसमें से जो कैपिटल टी है, कैपिटल आर है, वो आ गया है, इसमें स्मॉल टी है, स्मॉल आर, ड्वार्फ ये आ गया है। ठीक है, जब कॉम्बिनेशन करवाते हैं तो हमें टोटल 8 करेक्टर्स मिलते हैं। सो सेम एज इट इज जो फिनोमेना आपने देखने को मिला, हम चेकर बोर्ड पे हम वो देखते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स के अंदर हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो इतना ही था। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके अंदर जो आप एक्सपेरिमेंट्स पढ़ रहे हैं उसको आप अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी के साथ अपने खुद के नोट्स बनाएं तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, सो जेनेटिक्स आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा ही वो ओपन होता रहता है। ठीक है, सो इसके अंदर काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।